आज अगर हमारे पास हमारा संगठन नहीं है, इसके लिए कौन? आरएसएस के लोग या और कोई जिम्मेदार है? हमारा जो इतिहास है वो इतिहास हमारा अच्छा नहीं है। वो इतिहास जानबूझ करके जो हमारा स्ट्रॉन्ग लेखन उसका होना चाहिए था वो नहीं हुआ। शोषित पीड़ित वंचित रखा गया षड्यंत्र के तहत। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जब मैं कल्पना करती हूँ, जब संविधान को पढ़ती हूँ, बहुत सारी उनकी किताबें जीवनी को पढ़ती हूँ। मैं 8th क्लास में पढ़ती थी, मेरे भाई आईएएस की तैयारी कर रहे थे, तो बाबा साहब की किताब मैंने पहली बार पढ़ी थी और उन्होंने मुझे बताया था कि उनके पास 32 डिग्रियाँ थी। मैं एकदम से शॉक्ड थी कि मैं इस छोटे से गांव से निकल कर के क्या मैं कभी 32 डिग्रियां हासिल कर पाऊंगी। तो मैंने उस दिन डिसाइड किया था कि मैं 33 डिग्रियां हासिल करूंगी। लेकिन फिर मुझे लगा कि बाबा साहब को उस समय में वाकई में ये दिखाना था भारत ही नहीं पूरे विश्व को कि एक बेटा जो जिसको शोषित पीड़ित वंचित अछूत रखा गया, वो शायद मुझे लगता है भारत ही नहीं पूरे विश्व में किसी के पास 32 डिग्रियां होनी। उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया। तो हमें आज 32 डिग्रियां हासिल करने की आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता है उन्होंने जो उस टाइम पर लड़ाई लड़ी निडरता से कि जब देश के संविधान को बनाने की बात हुई, जब ब्रिटिश यहाँ से जाने लगे और कहा कि आप लोग अपना संविधान बना लीजिए, कैबिनेट मिशन था उसके तहत। पता है लोग खोज रहे थे कि ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है जो भारत जैसा इतनी डाइवर्सिटी वाला देश, जहाँ पर साउथ में देखेंगे हम लोगों के कलर से या लैंग्वेज से हम अलग हैं। हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर लें, हम उत्तर पूर्वी भारत की बात करें, ये भारत हमारा जो है वो डाइवर्सिटी वाला देश है, विविधता वाला देश है। कितनी शायद 18 या 8 हमारी भाषाएं जो है संविधान में समाहित है। 22 भाषाएं जो हैं, उन 22 भाषाओं को हम जस्टिफाई करते हैं और उसके बावजूद भी अगर हम यूनाइट हैं तो वो आरएसएस की वजह से नहीं है। हम यूनाइट हैं बाबा साहब के लिखे संविधान के वजह से, क्योंकि उन्होंने इस तरीके के संविधान का निर्माण किया कि मेरे भारत की अखंडता बची हुई है। भले ही आरएसएस कहती है कि हम अखंड भारत की बात करते हैं, आपने तो भारत को खंड खंड करके रखा हुआ है। वो तो यहाँ के लोगों की महानता है, वो तो हमारा एक दस्तावेज जो भारत का संविधान है, जिसको आप तोड़ मड़ोड़ने की कोशिश करते हैं और कर नहीं पा रहे हैं। और उसकी खूबी ये है कि उसकी डाइवर्सिटी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, समय और परिस्थितियों के अनुसार उसमें हमने संशोधन भी किए। तो ये एक ऐसा व्यक्तित्व अपने देश को मिला। मैं सैल्यूट करती हूँ ऐसे हमारे क्रांतिकारी बाबा भीमराव अंबेडकर जी को। जब संविधान सभा का गठन हुआ, राजेंद्र प्रसाद जी जो कि देश के पहले राष्ट्रपति बने, वो संविधान सभा के अध्यक्ष बने। अब प्रारूप जब बनाने की बात आई, जब हम लोग कोई प्रारूप बनाते हैं कि हमें कोर्ट में भी अगर कोई फाइलिंग करनी है तो एक ड्राफ्ट होता है, वो अगर आपका ड्राफ्ट भी ठीक नहीं है ना, तो कभी कभी कोर्ट में जजेस फाइल भी फेंक देते हैं, क्या लेकर के आए, क्या लिख करके आए, सीक्वेंस नहीं है सही, कंटेंट सही नहीं है, डिमांड किस चीज़ की कर रहे हो, आपको ऑब्जेक्शन क्या है, रिलीफ क्या चाहिए। बाबा साहब वो उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और राजेंद्र प्रसाद जी ने एक बात कही बाबा साहब के लिए कि मैं डेली की हियरिंग सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा जो निर्णय था वो सर्वश्रेष्ठ निर्णय था भीमराव जी को चुनने का, क्योंकि इनसे ज़्यादा कोई काबिल आदमी नहीं हो सकता था। लेकिन कभी कभी दुख इस बात का होता है कि आज वो व्यक्तित्व उस दौर में जिसने पूरे उस कैबिनेट मिशन के तहत बनी उस संविधान सभा से अपने देश के अपने लोगों के लिए भी संविधान लिख दिया, रिजर्वेशन का प्रावधान करवा दिया, मौलिक अधिकारों का प्रावधान करवा दिया कि आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनका अगर मंशा सही हो, जो कि बाबा साहब ने कहा था कि अगर लोगों को लागू करने की मंशा सही है तो ये भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ संविधान है। लेकिन मंशा करने वाले जो लोग बैठे हैं उनकी मंशा ठीक नहीं है। इसीलिए जो निर्वचन होता है, जो इंटरप्रिटेशन होती है, जो व्याख्या होती है, उसी के तहत तो हमारा SC/ST एक्ट कमज़ोर किया गया था। अदरवाइज उसमें ऐसी क्या खामियां हैं। तो मंशा सही ना होने की वजह से ये चीज़ें हुई। हमारे फंडामेंटल राइट, हमारे देश में जो संविधान में लिखे नीति निर्देशक तत्व, जो कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, और उस लोक कल्याणकारी राज्य में अगर एक व्यक्ति भी देश के अंदर भूखा सोता है, ये जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन हम एकदम से हमारी सरकार है उससे इतर काम करती हैं, अलग हट के काम करती हैं। तो संविधान पे विस्तृत चर्चा किसी दिन और भी की जाएगी। लेकिन मैंने एक और चीज़ जब महसूस की, मुझे
बहुत दुख होता है जब मैं सोचती हूँ कि मानवर साहब कांसीराम जी से मैं क्यों नहीं मिल पाई। पूरे आजीवन ये मलाल रहेगा कि हमारे देश के अंदर एक ऐसा मसीहा, ऐसे महानवर साहब पैदा हुए जो कि पंजाब से आकर के उत्तर प्रदेश राज्य में, जिनके पास जेब में एक पैसा नहीं है, पहनने को ठीक से कपड़े नहीं है, खाने का कोई भरोसा नहीं है कि उनको शाम का खाना मिलेगा या नहीं, दिन भर पैदल चलने के बाद, साइकिल से चलने के बाद, उस व्यक्तित्व ने एक राष्ट्रीय पार्टी खड़ी कर दी, पूरे कोने कोने में लोगों को जगा दिया। आज मुझे लगता है कि मेरी बात किसी को कड़वी लग सकती है। हम लोग नो डाउट वाहवाही करते हैं, हमारे बाबा साहब हुए, हमारे साहब कांसीराम जी हुए, हमारी बहन जी मायावती जी, हमारे महापुरुष, वो लोग अकेले उस टाइम फाइट कर रहे थे। हम लोगों को जगा के ये लोग चले गए हैं। हमारी बहन जी आज अकेले ये फाइट लखनऊ में बैठ के लड़ रही हैं। इस चीज़ को बारीकी से समझने की हमें ज़रूरत है। उनको हम सब की एकजुटता, हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि सत्ता की लड़ाई जो हमें सिर्फ फ्रंट पर दिखती है वही नहीं लड़ी जाती। उन्हें अपने लोगों को प्रोटेक्ट भी करना है, अपने युवाओं को फर्जी FIR से भी बचाना है, तो आंदोलन में नहीं भेज रही हैं। कौन जाएगा? ये वकील साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, और भी यहाँ पर हमारे वकील साहब हैं, ये हैं हमारे भतीजे जितेंद्र कुमार हैं। इंटरप्रिटेशन कैसे जज करते हैं? अगर हम लोग इन्फ्लुएंस ना दिखाएं वहाँ, तो जो कानून के प्रावधान है उसके तहत हम लोगों को जस्टिस नहीं मिलता है। ये सच है। मैं जान रही हूँ निर्भया केस में मैं सिर्फ लीगल आर्ग्यूमेंट नहीं कर रही थी, वहाँ पर मैं सिस्टम से लड़ाई कर रही थी। सिस्टम से लड़ाई की इसलिए 4 को हैंगिंग हुई, नहीं ये असंभव था और असंभव है। चाहे वो सुरेंद्र कोहली का केस उठा के देख लीजिए, निठारी कांड, जो कि बच्चों का खून पीता था। सबनम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस है जिसने अपने परिवार के 4 सदस्यों को मार दिया। और ऐसे कितने केस हैं जिसमें लोगों को डेथ पेनल्टी से कम्यूट करके आजीवन कारावास कर दिया गया। तो ये हमारे संविधान की खूबसूरती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं। मानवर साहब ने कैसे इम्प्लीमेंट चीज़ों को करवा दिया, उसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश जैसे पूरे देश के बड़े राज्य की बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी। और मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मानवर साहब पहली बार अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं तो मेरे गृह जनपद इटावा से बनते। मैं इटावा की रहने वाली हूँ। तो मानवर साहब ने जब इतना करके दिखा दिया, बहन जी, आज मैं सोचती हूँ, जब हाथरस की बिटिया के बारे में, एक बेटी गांव में चारा काट रही है खेत में, 4 लोग गैंगरेप करके मर्डर कर दे रहे हैं उसका। मैं आप लोगों के समक्ष हूँ, मैं जानती हूँ कितना संघर्ष करके मैं भी एक छोटे से गांव से आती हूँ। उस दौर में आज हम सबकी शान हमारी नेता बहन जी, एक बेटी के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। ये पैट्रियार्किकल माइंडसेट है। एक तो यहाँ पर SC ST OBC माइनॉरिटीज का दमन है और उससे भी ज़्यादा दमन है महिलाओं का, ये सच है। उस टाइम में एक स्त्री घर से निकल करके क्या करती हैं, पूरे देश को उन्होंने ये मैसेज दे दिया कि जब बहुजन समाज के हाथों में, जब शोषित पीड़ित वंचित समाज के हाथों में सत्ता आती है तो वो भेदभाव नहीं करते, समतामूलक समाज की स्थापना करते, और बहन जी ने करके दिखाया। आज हम लोग आलोचना कर देते हैं, बहुत लोग आलोचना करते हैं सतीश चंद्र मिश्रा जी को, बहन जी ने, जिस समाज ने सबसे ज़्यादा शोषण का प्रोपोगेंडा पूरे देश ने रचा, उन्हीं व्यक्तित्व को, उन्हीं के समाज से आने वाले व्यक्ति को बहन जी ने मंत्री भी बनाया, एडवोकेट जनरल भी बनाया। तो हम समतामूलक समाज की स्थापना करने वाले लोग हैं। यही तो संविधान कहता है, यही तो मानवर साहब कहते रहे कि जिनके लिए हम ये पार्टी बना रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी, ये पार्टी देश के शोषित वंचित पीड़ित लोगों की है। शोषित वंचित पीड़ित कौन है? SC ST OBC माइनॉरिटीज और महिलाएं। तो इन सबको अगर हम समाहित कर दें तो करीब 90% आबादी हो जाती है। और 90% देश की आबादी को इग्नोर करके, उनके अधिकारों को ना दिला करके क्या एक समृद्ध भारत की कल्पना की जा सकती है? ये संभव नहीं है। तो समृद्ध भारत की कल्पना जो करने की बात करेगा वो सबसे बड़ा राष्ट्र प्रेमी होगा। तो जो राष्ट्रवाद की झूठी डेफिनेशन है उसमें तो हमें भरोसा ही नहीं है। एक्चुअल में असली राष्ट्र प्रेमी मानवर साहब कांसीराम जी थे। और इस देश में अभी भी अगर स्थिरता है तो ये बहुत बड़ा सच है कि अगर इस बहुजन लोगों को ये जो अधिकार मिले, जो सत्ता में बहन जी बैठी हैं, जो लोग उनको अपना आइडियल मानते हैं, यूनाइट होकर के
विद्रोह जैसी स्थिति नहीं है। अगर वो बहुत शोषित पीड़ित वंचित रहते तो क्या होता इस देश का हाल। तो अभी भी हमारे देश की अगर यूनिटी को, सारी चीज़ों को, अखंडता जो है वो स्टेबल रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है लोगों का, हम लोगों का सत्ता में आना। आप लोग विश्वास रखिए, आपकी बहन जी, जैसे कि अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि अपने नेता पे भरोसा रखिए, और ये सच बात है। बहन जी से मैं मिली जब पिछले दिनों, जब मुझे प्रभारी लगाया, मेरी 1.5 घंटे बहन जी के साथ वार्तालाप हुआ। मैंने उनसे पूछ दिया एक सवाल कि बहन जी आप यहाँ तक कैसे। इंदिरा जी को ठीक है, उनको भी मानती हूँ मैं, लेकिन वो एक देश के प्रधानमंत्री की बेटी थी और उस समाज से आती थी जहाँ पर प्रिविलेज्ड लोग हैं। लेकिन आप कहती जिद, संघर्ष, और क्या हम लोग अगर जिद कर लें तो ये दिल्ली की सत्ता पे बैठना नामुमकिन है। केजरीवाल जी जो हैं, अन्ना आंदोलन से उनका नाम हुआ और दिल्ली में सरकार बना लेते हैं। हमारी पार्टी जो कि जिसकी अगर आबादी की भी बात करें, इस यहाँ पर दिल्ली में जो वोटर है वो कौन लोग हैं, ये हम सभी लोग जान रहे हैं अच्छे से। क्या हम उन वोटर तक पहुँच सकते हैं? मैं जब सोचती हूँ अपनी लाइफ में, मैंने IAS की तैयारी करी कि मैं असफल क्यों रही, मैंने आज तक किसी को ब्लेम नहीं किया सिवाय अपने खुद के। मेरे स्ट्रेटजी में कमी रही होगी, मेरी बीच में अगर तबीयत खराब हुई तो मैंने ये सोचा कि अगर मैंने अपनी ठीक से अपनी सेहत की देखभाल नहीं की तो इसके लिए ना UPSC, ना मेरे पेरेंट्स, ना मेरे ब्रदर, कोई नहीं, मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ क्योंकि मैंने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा, इसलिए मैं असफल हूँ। आज अगर हमारे पास हमारा संगठन नहीं है, इसके लिए कौन, RSS के लोग या और कोई जिम्मेदार है सिवाय हम लोगों के अलावा। अगर हम यहाँ पर अपना प्रॉपर संगठन मजबूत कर लें, और संगठन की मैं जिस तरीके का प्रारूप देख रही हूँ, मुझे लगता है कि जो प्रारूप बहन जी ने बनाया सबसे बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा प्रारूप है। हमने 2-2, 3-3 प्रभारी का कॉन्सेप्ट रखा है, जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, BBF, बामसेफ। हमारे साथ में नौकरी करने वाले लोग भी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ महिलाएं भी जुड़ रही हैं, और हमने यूथ को भी भागीदारी देनी शुरू कर दी है। तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते? आखिर खामियां कहाँ हैं, कमियां कहाँ हैं? तो अगर जो भी कमियां हैं, जो भी खामियां हैं, हम ही लोगों को दूर करनी है। मानवर साहब को जो करना था वो यहाँ से करके चले गए, और उन्होंने कहा भी था आजीवन कोई भी नहीं रहता है, लेकिन हम लोगों के कंधों पर ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को हम सबको इंडिविजुअल रूप से निभानी है, क्योंकि दिल्ली में हम लोग हैं यहाँ पर। मैं कहती हूँ अभी भी यहाँ पर इतनी अनटचेबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे जब निकल रहे हैं तैयार होकर के यूनिवर्सिटी में जा रहे, लोग आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। लेकिन रूरल एरियाज में आप चले जाइए, हाथरस परिवार की अगर मैं बात करूं, उस परिवार के आंखों में दहशत थी। जब हमारी ADM से लड़ाई हुई, उसने नहीं जाने दिया। जब मैं गई वहां पर, इतनी दहशत थी कि उस परिवार को अपनी बिटिया के ही मर्डर में झूठा फंसा देते, पूरे परिवार जेल में होता। ये सच है। सबसे पहली मेरी जिम्मेदारी ये थी हमारे लोगों, बहुजन समाज के लोगों के साथ, कि पहले उनको ही झूठे केस में ना फंसाया जाए। पहले तो हमें ये जस्टिस करना था वहाँ, बाद में उन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ लेंगे हम, और वो ही कर रहे हैं। तो हमारे अपने लोग ना झूठे केसों में, उस एरिया की मैं बात कर रही हूँ हाथरस की, कम से कम 10-15 ऐसे परिवार हैं जहाँ पर झूठे अपने ही भाई, अपने ही बेटे, अपनी ही बीवी के मर्डर के केस में फंसाया हुआ है। ये ट्रू है, सारी चीज़ें ये सर्वे करवा करके देख लीजिए। ये कौन कर रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग सत्ता में आज नहीं। हमारे संगठन, अगर दिल्ली प्रदेश की मैं बात करूं, यहाँ पर 14% तक वोट गया है, 14.5% तक हमारा वोट गया। अब तो हमारे पास और भी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, संसाधन भी हैं, स्मार्टफोन भी हैं, कनेक्टिविटी भी है, सारी चीज़ें। तो हमें तो और भी आगे जाने की आवश्यकता है, क्योंकि मानवर साहब तो साइकिल से चल लिए भाई, हम लोग कारों पर आ गए। तो हमारी भी ये जिम्मेदारी हो ना कि हमारे बहुजन समाज से आने वाले लोग भी हेलीकॉप्टर खरीदें। और ये क्या असंभव है? सब कुछ करेंगे। हम अपने बच्चों के कम से कम जो संविधान में राइट हैं उसको प्रोटेक्ट करने की बात करें। और ये लड़ाई, ये निश्चित रूप से अगर हमने ये सोच लिया कि ये लड़ाई मानवर साहब के उन संघर्षों की हम निरंतर जारी रखेंगे इंडिविजुअल तरीके से, मैं दावे के साथ कहती हूँ इस दिल्ली को खड़ा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारा आंदोलन और स्ट्रॉन्ग होगा, संगठन हमारा स्ट्रेटेजिकल तरीके से बनेगा, जैसे कि अभी स्वयं जी ने भी बताया है।
हमारी जिले की कमेटी, हमारी सारी विधानसभाओं की कमेटी, हमारी वार्ड की कमेटी, हमारी बूथ की कमेटी, वोट हमारा जहाँ पर पड़ रहा है, एक सिस्टम होता है ना, हम आम पब्लिक का वोट कैसे लेंगे? विदाउट सिस्टम के तो नहीं ले सकते हैं। एक अगर जिला अध्यक्ष जी कहीं अगर जाएंगे तो वो उस बूथ पर, अगर उस एरिया में जहाँ वोट पड़ रहा है, वो किसको कांटेक्ट करेंगे अगर हमारा बूथ को लोग नहीं? और ये जैसे कि ये पूरी कमेटी में करीब अगर 1000 लोग हो रहे हैं तो बिल्कुल सच बात है, एक परिवार में 3-4 मेंबर हैं, हम 5000 लोगों से अगर एक विधानसभा में मिल रहे हैं तो हम ये नेटवर्क फैला सकते हैं। बीजेपी वाले पन्ना प्रमुख बना रहे हैं, अननेसेसरी के पद क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो नेसेसरी चीज़ें हैं हम कम से कम उनको तो हमें करना ही पड़ेगा। और मैं ऐसे नहीं है कि मैं यहाँ पर प्रभारी बन करके आई हूँ तो कह रही हूँ, ये तो आपको अपने तरफ से खुद आनी चाहिए कि हमारे मूवमेंट को, बहन जी अगर लखनऊ में बैठ करके स्ट्रैटेजी बना रही हैं तो अगर दिल्ली में हम हैं और हमारे ऊपर जिम्मेदारी है तो कैसे उसको निभाएं? हम समय भी दे रहे हैं मीटिंग्स में, हम जा भी रहे हैं, हम पदाधिकारी भी हैं, तो क्यों ना काम भी कर लिया जाए ढंग से। तो मानवर साहब का जो मिशन मूवमेंट है वो भी शायद मुझे लगता है कि सफल होता रहा है और आगे भी होगा। बीजेपी सत्ता में अगर आज है तो ये भी सच है आगे आने वाला भविष्य बहुजन समाज पार्टी का है, क्योंकि इस पार्टी को, क्योंकि जैसे जैसे एजुकेशन आती है, जैसे जैसे जागरूकता आती है, वैसे वैसे मानवतावादी मूल्यों की बात होती है। वही ब्रिटेन जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ पूरे साम्राज्य, वर्ल्ड में कितने साम्राज्य उसने स्थापित किए, लेकिन आज जब वो भारत आए तो उनको माफ़ी मांगनी पड़ी जलियांवाला बाग हत्याकांड में जाकर के, सिर टेक करके। ये भविष्य आएगा और जब ऐसा दौर भारत में आएगा जो कि हम लोग लाएंगे, जिन लोगों ने अत्याचार किए वो माफ़ी मांगने को मजबूर हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें अवेयर होकर के काम करने की आवश्यकता है। हम एकजुट रहेंगे। आज आप देखिए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो कि जब इंडिया में आते थे वो महारानी, तो जो ढका कोई एरिया पड़ता है उसको ढक दिया जाता था क्योंकि उनको खराब चीज़ें ना दिखे भारत की। अब आप सोचने वाली बात है कि वहाँ के प्रधानमंत्री आज मेट्रो में चलने लगे हैं क्योंकि उनको मानवतावादी मूल्य, उनको समतामूलक समाज की स्थापना चीज़ें पता चल गई हैं। ये बहुत आवश्यक है, तो यही इस देश के अंदर भविष्य में होने वाला है। लेकिन उसके लिए, क्योंकि मानवतावादी मूल्यों की बात करने वाली, समतामूलक समाज की बात करने वाली, इस देश की बहुसंख्यक आबादी के हित अधिकार की बात करने वाली एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिसको हम दावे के साथ भारत के किसी भी प्लेटफॉर्म पे बात कर सकते हैं। अदरवाइज हम विश्व के भी किसी भी पटल पर बात कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हैं। आज कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकती है, लेकिन हम लोग कर सकते हैं क्योंकि हम भेदभावकारी, हमारी न तो स्ट्रैटेजी है। बहन जी सत्ता में आई, उत्तर प्रदेश में जितने भी स्कूल कॉलेजेस उन्होंने बनवाए, यूनिवर्सिटीज़ बनवाई हैं, आप देखिए एजुकेशन क्या बहुजन समाज के बच्चों की नहीं बढ़ी? क्या बेटियां पढ़ने नहीं गई वहाँ पर? क्या या किसी भी जो समर्थ समाज से लोग आ रहे, क्या उनके बच्चों को रोका गया? नहीं, लेकिन हमारे बच्चों को जरूर रोका गया था। इस चीज़ को हम दावे के साथ कहेंगे और ये सत्य है, ये कटु सत्य है। तो जिसको ऑब्जेक्शन है, कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं कर पाएगा भविष्य में, आगे आने वाले समय में उसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो हम, लेकिन हमारी इस पार्टी को मजबूत हमें और भी ज़्यादा तरीके से करना है। इसके लिए हमें एकजुट होने की आवश्यकता है, व्यक्तिगत हित साइड में रखने की आवश्यकता है और हमें संतुष्ट भी नहीं होना है। नो डाउट रिजर्वेशन के लिए सरकारी नौकरी भी मिली, हमें बिजनेस भी हमने किए, लेकिन अगर हम अपने घर में संसाधन है, गाड़ी है, घर है, बंगला है, फैसिलिटी है, उससे अगर हम संतुष्ट हो गए तो फिर हम ये बहुजन मूवमेंट को नहीं समझ रहे हैं। इसका मतलब यही है, पे बैक टू सोसाइटी का कॉन्सेप्ट यही है कि हम कितना भी आसमान में ऊपर चले जाएं, लेकिन हमारे ज़मीन पर जो भाई हैं उनका हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाना है, ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तभी हम इस मूवमेंट को सही मायने में कुछ दे सकते हैं। तो आगे आप लोगों से मेरा अनुरोध है, प्रभारी जी हमारे बैठे हैं यहाँ पर, हमारे दूसरे प्रभारी अध्यक्ष जी हैं, हम लोग जल्दी ही ये कमेटी जो है पूरी करेंगे और मिलकर के काम करेंगे, कुछ भी असंभव नहीं है। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।